नमस्कार। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे क्योंकि 14 राज्य और 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। झारखंड में यहां पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को, और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर, जबकि उपचुनाव की जो 48 विधानसभा सीटें हैं वो 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटें, 48 विधानसभा सीटें, कुल मिलाकर 50 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और अगर बात की जाए तो किन राज्यों में उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2 सीटें, मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें, सिक्किम की 2 सीटें, गुजरात की 1 और उत्तराखंड 1 और छत्तीसगढ़ मेघालय की 1 सीट। इसके अलावा 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर कहां किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव की 9 सीटों पर ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। और 2022 में इन 9 सीटों में से सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी, कटेरी सीट समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, करहल सीट पर भी समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। खुद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि फूलपुर पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में जीती थी, गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी, मजावा निषाद पार्टी और खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और मीरापुर सीट पर आरएलडी ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो मामला यहाँ पर बात की जाए तो 4 सीट समाजवादी पार्टी, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें यहाँ पर, जिसमें निषाद पार्टी आरएलडी की यहाँ पर खाली हुई है। और इस चुनाव क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करहल सीट यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोट बैंक है। उनकी सीट पर भी 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। सीसामऊ सीट पर 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। मिल्कीपुर सीट भी महत्वपूर्ण है और दलित यादव करीब 2 लाख है। फूलपुर सीट दलित प्लस यादव करीब 1.5 लाख है। तो ये सीटें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही हैं। और लोकसभा चुनाव दौरान इन विधानसभा सीटों पर किसने बढ़त हासिल की थी, अगर बात की जाए तो 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट, बीजेपी ने 1 सीट, आरएलडी ने 1 सीट और अपना दल ने 1 सीट हासिल की थी। किन विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में जो है विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी, तो मैनपुरी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त थी। अयोध्या मिल्कीपुर पर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त थी, लेकिन यहाँ पर अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो कानपुर सीसामऊ कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। अलीगढ़ खेर पर समाजवादी पार्टी, प्रयागराज फूलपुर पर भी समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी बढ़त, गाजियाबाद पर भारतीय जनता पार्टी और मुजफ्फरनगर मीरापुर पर आरएलडी ने यहाँ पर बढ़त हासिल की थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जबकि राजस्थान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर यहाँ जो उपचुनाव होने जा रहा है। 7 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो झुंझुनू जो विधानसभा सीट उपचुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। रामगढ़ सीट की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हुआ, इस कारण से यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। खीवसर पर यहाँ पर बात की जाए तो आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। सलुम्बर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ है, जबकि 84 भारत आदिवासी पार्टी विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने से सीट खाली है। दौसा पर कांग्रेस विधायक मरालीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली है, और देवली उनियारा कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। यानी राजस्थान में अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस विधायक की ही खाली हुई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल सलुम्बर पर अपना यानी जो अमृतलाल मीणा का निधन हुआ ये सीट खाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि सत्ता पक्ष को उपचुनाव में फायदा मिलता है। तो कहीं न कहीं राजस्थान को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि झुंझुनू से यहाँ पर राजेंद्र बाबू पिछले चुनाव में बागी थे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। रेवंत राम डागा को खीवसर से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सलुम्बर से शांता देवी मीणा को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो बिहार भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल बिहार में यहाँ विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव है वो निर्णायक है, उसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मकवा माली की 1 सीट खाली हुई है, जबकि
आरजेडी की यहाँ पर 2 सीटें और हम विधायक है जीताराम मांझी के सांसद बनने से यहाँ पर जो है सीट खाली हुई है। तो 2 सीटें आरजेडी, 1 सीट हम पार्टी और 1 सीट है बकवा माली की यहाँ पर खाली हुई है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये सीटें जो हैं वो आरजेडी अपने क्या बचा पाएगी या फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का खेला करने जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार की ये 4 सीटों हैं यहाँ पर निर्णायक है और ये 4 सीट काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिए मानी जा रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और यहाँ पर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर जो है 5 विधानसभा सीटें, जबकि 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी की 2 सीटें और 2 सीटें कांग्रेस की खाली हुई हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही खींचतान होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीटें निकाल पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जड़ें जो है पंजाब में जमाने की यहाँ पर प्रयास करे तो कहीं न कहीं उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। असम में 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जिसमें धुलाई, और अगर बात की जाए तो बहाली पर भारतीय जनता पार्टी विधायक के सांसद बनने से सीटें खाली हुई हैं। जबकि बात की जाए तो यूपीएल विधायक है कि यहाँ पर जो है सीट खाली हुई, जबकि यहाँ पर एजीपी और कांग्रेस की 1 सीट खाली हुई है। तो यहाँ पर बात की जाए तो असम में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में फायदा मिल सकता है। कर्नाटक में बात की जाए तो कर्नाटक में भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो जेडीएस की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस की हुई है। आपको बता दें जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस की यहाँ सरकार बन गई। तो कांग्रेस को फायदा क्या कर्नाटक में मिलने जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है। तो माना जा रही है कि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा यहाँ पर मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि केरल की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और बात की जा रही तो यहाँ कांग्रेस और मकवा माले में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो केरल में जिस कहा से उपचुनाव के लिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए जो कि राहुल गांधी की सीट खाली है, यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस कहा से यहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ चुनावी मैदान में है। तो केरल की विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर यहाँ पर जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पर बुधनी सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने से सीट खाली है, जबकि विजयपुर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की स्थिति के चलते सीट खाली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। सिक्किम की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एसकेएम की दोनों सीटों पर जीत की संभावना है, दोनों सीटें उनकी ही खाली हुई हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। गुजरात, उत्तराखंड और मेघालय, छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तो गुजरात की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस विधायक के यहाँ पर जो है सांसद बनने से सीट खाली हुई है, लेकिन पलड़ा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भारी हो सकता है। केदारनाथ और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा विधायक की यहाँ पर जो सीट खाली हुई है, निधन के चलते सीट खाली हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा मिल रहा है। जबकि बात की जाए तो भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल की सांसद बनने से सीट खाली हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। और मेघालय की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक के यहाँ पर सांसद बनने से सीट खाली है, तो यहाँ पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर काफी हलचल है। अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो चुका है और इसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है, लेकिन माना जा रहा है कि कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो अनुमान है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उसमें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, जो आंकड़े हैं। लेकिन कांग्रेस जो कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, वो भी सरकार के आंकड़े तक पहुंच सकता है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, दोनों ही राज्यों में जो सरकार बनेगी वो गठबंधन के तौर पर ही बनेगी। क्योंकि झारखंड का अब तक का इतिहास है, बिना गठबंधन यहाँ सरकार एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं है। और महाराष्ट्र में भी यहाँ पर माना जा रहा है कि इस बार गठबंधन में ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। एनडीए यानी महायुति की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है। तो गठबंधन काफी महत्वपूर्ण यहाँ हो जाते हैं। ये महाराष्ट्र और यहाँ पर बात की जाए झारखंड में काफी हलचल है। दोनों राज्यों को लेकर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है।
तो आपको क्या लगता है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा और विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रख सकते हैं और इन 48 विधानसभा सीटों पर कहां किसको जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।